एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सुबह के 7 बज चुके हैं और वक्त है आज की 7 बड़ी खबरों का जो दिन भर छाई रहेंगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद आज कांग्रेस पार्टी यूपी के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। वहीं बीजेपी आज उत्तराखंड के लिए अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी करने वाली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के लिए आज कई दिग्गज चुनाव प्रचार के मैदान में हैं, जिनमें योगी और अखिलेश रामपुर में अपनी अपनी पार्टियों के लिए कैंपेनिंग करेंगे। इसके अलावा पंजाब में आज अकाली दल सिद्धू को घेरने का प्लान बना रही है। अकाली दल के नेता हैं विक्रम मजीठिया, आज सिद्धू पर बड़ा खुलासा कर सकते हैं। कर्नाटक में गरमाए हिजाब विवाद पर आज हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। कल भी सुनवाई हुई थी, आज सुनवाई टल गई थी आज के लिए। और आज जो बड़ी खबर रहने वाली है वो ये है कि 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट में दोषियों की सजा का ऐलान होगा। और 3 वनडे की सीरीज में वेस्ट इंडीज और इंडिया का दूसरा वनडे मैच आज अहमदाबाद के नमो स्टेडियम यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत पहले ही 1-0 की बढ़त बना चुकी है और आज जीतती है तो सीरीज पर कब्जा हो जाएगा। इन खबरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले 5 मिनट में आपको बताते हैं 25 बड़ी खबरें। संसद में कांग्रेस पर पीएम मोदी के हमले के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने नेहरू जी के बारे में बोला, मेरे परदादा ने देश की सेवा के लिए किसी के सर्टिफिकेट की उन्हें जरूरत नहीं है। यूपी में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म। पहले चरण के लिए मतदान 10 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। पहले फेज में पश्चिमी यूपी की 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 623 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यूपी चुनाव के लिए आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। घोषणा पत्र को प्रियंका गांधी जारी करेंगी। दोपहर करीब 12:30 बजे लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। महिलाओं और युवाओं को रोजगार पर फोकस हो सकता है। यूपी में दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बरेली, रामपुर, मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज रामपुर में अपना चुनावी दौरा करेंगे। इन जिलों में 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा का दौरा करेंगे। प्रदेश की पोंडा और वास्को विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। गोवा में 14 फरवरी को विधानसभा के लिए मतदान है। उत्तराखंड चुनावों के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सिंगल पत्र को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जारी करेंगे। बीजेपी अपने इस मैनिफेस्टो में उत्तराखंड के विकास पर ज्यादा फोकस कर रही है। घोषणा पत्र को जारी करने के लिए नितिन गडकरी देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस घोषित करने के बाद सिद्धू की पत्नी का बयान आया। टाइम्स नाउ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में नवजोत कौर ने कहा कि चन्नी से ज्यादा गरीब तो हम हैं, गरीबी कोई क्राइटेरिया नहीं होता। पंजाब चुनाव में सियासी घमासान जारी और इसी कड़ी में अकाली दल के नेता और अमृतसर ईस्ट से सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे विक्रम मजीठिया आज सिद्धू के खिलाफ बड़ा खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। मजीठिया ने यह भी कहा कि सिद्धू के लिए लोगों के दरवाजे बंद हो चुके हैं। वहीं बिहार में शराबबंदी कानून और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। 11:30 बजे ये वर्चुअली बैठक होगी कानून व्यवस्था शराबबंदी के मुद्दे पर। राजस्थान में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र में बीजेपी रीट और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी होगी। ये भी कहा जा रहा है कि राज्य सरकार पहली बार अलग से कृषि बजट पेश करने जा रही है। कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर चल रहा विवाद का मामला बढ़ता जा रहा है। आज इस विवाद को लेकर कर्नाटक कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग होगी। विवाद को लेकर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में भी अहम सुनवाई होगी। इस कल भी सुनवाई हुई थी। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर सियासत भी गर्म है। लोकसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे पर हंगामा करते हुए वॉकआउट किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। गिरिराज ने कहा है कि विपक्ष में कुछ लोग भारत में गजवाए हिंद और इस्लामिक स्टेट की स्थापना की सोच रखते हैं। 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में आज 49 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने ब्लास्ट मामले में 49 लोगों को दोषी करार दिया है। वहीं 77 में से 28 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में हिमस्खलन में दबे 7 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि शहीद हुए जवान एक गश्ती दल का हिस्सा थे। शहीद हुए जवानों पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया है। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज से एक अजीबोगरीब मामला आया। 100 से ज्यादा मजदूरों को खाना और पैसे के लालच देकर
अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। सभी लोगों का इलाज किया गया। डॉक्टर के आने पर सभी ने शोर मचाया। मामला गरमाने पर अस्पताल में मौके पर पुलिस पहुंची, मजदूरों का रेस्क्यू किया। लखनऊ में एनआईए को बड़ी सफलता मिली। एनआईए की टीम ने अलकायदा के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। तौहीद नाम बताया जा रहा है। एनआईए के मुताबिक पूछताछ में आतंकी तौहीद ने खुलासा किया कि वो लखनऊ में विस्फोट की साजिश रच रहा था। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर अब हरियाणा में भी स्कूल खोलने के निर्देश। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने 10 फरवरी से पहली क्लास से 9वीं क्लास तक की ऑफलाइन क्लास शुरू करने का आदेश दिया है। प्रदेश में 10वीं से 12वीं तक की क्लास 1 फरवरी से शुरू हो चुकी है। केरल में बलमपुझा की पहाड़ी चट्टान के बीच एक युवक पिछले 3 दिनों से फंसा हुआ है। इसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक सफलता नहीं मिली है। एनडीआरएफ और वायुसेना की मदद ली जा रही है। एमपी में एक ही दिन में 3 जगहों पर लिंचिंग के मामले सामने आए। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की पिटाई की गई। मुरैना में अलग अलग जगहों पर चोरी के आरोप में 2 युवकों को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस कार्रवाई कर रही है। धनबाद में अवैध कोयला खनन पर एक बार फिर 2 लोगों की मौत का सबब बन गई। मामला धनबाद के बीसीसीएल लोहापट्टी का है, जहां चाल धंसने से 2 लोग उसमें दब गए। दोनों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। पाकिस्तान में ईश निंदा मामले में एक हिंदू शिक्षक को उम्र कैद और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। शिक्षक को सितंबर 2019 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मुस्लिम स्कूली छात्र ने हिंदू शिक्षक पर ईश निंदा का आरोप लगाया। यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस का सैन्य अभ्यास लगातार जारी है। रूसी युद्धपोत ब्लैक सी में युद्धाभ्यास करते दिखा और अटलांटिक से भी रूस की एयरफोर्स और नेवी की मिलिट्री ड्रिल की तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल सेना ने 3 फिलिस्तीनी आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। सेना के मुताबिक मारे गए आतंकी कई हमलों में शामिल थे। गिरफ्तार हुए आतंकियों ने भागने की कोशिश में जवानों पर फायरिंग की। सेना की तरफ से जवाबी फायरिंग में 3 फिलिस्तीनी आतंकी मारे गए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का एकमात्र T20 मुकाबला जारी है। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 155 रन बनाए। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। आज अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आज आगे है। उत्तर प्रदेश में ठीक एक दिन बाद पहले चरण के लिए मतदान शुरू होने वाला है, जिसके लिए प्रचार का शोर कल थम चुका है और अब सियासी दल दूसरे चरण के चुनाव प्रचार को धार देने में लग गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 5 चुनावी सभाएं करेंगे, जिनमें बरेली में 2, रामपुर में 2, मुरादाबाद में एक जनसभा शामिल है। वहीं अखिलेश यादव भी आज रामपुर में चुनावी रथ निकालेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो स्वार सीट के लिए भी प्रचार करेंगे। प्रियंका गांधी आज यूपी के लिए उन्नति विधान नाम से अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार रामपुर का सियासी पारा आज और गरमाने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रामपुर पहुंच रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी बिलासपुर और पटवाई में चुनावी सभा करेंगे, तो अखिलेश यादव रामपुर और स्वार टांडा सीट पर अपना विजय रथ लेकर रोड शो करेंगे। रामपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिलासपुर और पटवाई क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी की पहली सभा बिलासपुर में होगी, जहां वो पार्टी उम्मीदवार बलदेव औलख के समर्थन में प्रचार करेंगे। इसके बाद मिलक विधानसभा सीट के तहत आने वाली पटवाई क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा विधायक राजबाला सिंह के पक्ष में मतदान की अपील भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो वो आज रामपुर और स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र में अपनी विजय रथ यात्रा निकालेंगे। साथ ही कई जगहों पर चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगे। रामपुर यूपी का वो इलाका है जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। पार्टी दिग्गज आजम खान यहां से सांसद भी हैं, कई बार विधायक भी रह चुके हैं। इस बार भी आजम खान विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस वक्त वो जेल में हैं और इसीलिए प्रचार के लिए वहां मौजूद नहीं है। रामपुर के रण में आजम खान को मात देने के लिए पूरी तैयारी की गई है। ये देखिए, आजम खान समाजवादी पार्टी
काजिम अली खान कांग्रेस से और आकाश सक्सेना ये बीजेपी से है। ये रामपुर का मुकाबला चल रहा है, रामपुर का रण है और कौन किस पर भारी पड़ेगा ये 10 तारीख को पता चलेगा अगले महीने की। लेकिन फिलहाल तैयारियां यहां पर राजनीतिक दलों की तरफ से की गई है। आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, सांसद रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, अभी जेल में हैं तो ज़्यादा प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। आकाश सक्सेना पेशे से वकील हैं और आकाश सक्सेना ही वो शख्स हैं जिन्होंने 30 से ज़्यादा केस आजम खान पर कराए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज दोपहर 12:30 बजे लखनऊ में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करेंगी। पार्टी ने यूपी के लिए अपने घोषणा पत्र को उन्नति विधान नाम दिया है और इस मौके पर घोषणा पत्र कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले कांग्रेस महिला घोषणा पत्र और युवा भर्ती विधान जारी कर चुकी है, जिसमें महिलाओं और युवाओं की भर्ती से संबंधित घोषणाएं भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी पहले ही अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर चुकी हैं और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है, तो समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को वचन पत्र नाम दिया है। दोनों पार्टियों ने कल ही अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए, तो आज कांग्रेस यूपी के लिए अपना घोषणा पत्र यानी उन्नति विधान जारी करने जा रही है। बीजेपी का संकल्प पत्र, समाजवादी का वचन पत्र और कांग्रेस का उन्नति विधान। कल उत्तर प्रदेश का घोषणा पत्र जारी करने के बाद आज बीजेपी उत्तराखंड के लिए अपने वादों का पिटारा खोलने वाली है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज देहरादून में पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। घोषणा पत्र जारी करने के बाद वो वहां पर एक चुनावी सभा करेंगे। तो एक तरफ प्रियंका गांधी आज यूपी में, तो बीजेपी उत्तराखंड में अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली। अब क्या होगा युवाओं के लिए, क्या होगा महिलाओं के लिए, क्या होगा शिक्षा के लिए, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पूरा रोड मैप आज आपको नजर आएगा कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या रहने वाला है और बीजेपी का उत्तराखंड में क्या रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मैनिफेस्टो तो जारी करेंगे, साथ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो देखिए ये बात स्पष्ट है कि एक तरफ कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वादों का ऐलान करने जा रही है, बीजेपी उत्तराखंड में अपनी घोषणा पत्र जारी करेगी जिसको संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से कहा जाता है और नितिन गडकरी देहरादून में बीजेपी की तरफ से जारी करेंगे घोषणा पत्र को। तो प्रियंका गांधी लखनऊ में पार्टी के वादे गिनवाएंगी। एक तरफ नितिन गडकरी उत्तराखंड में ये घोषणा पत्र जारी करेंगे बीजेपी का और प्रियंका गांधी कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको जारी करेंगी और उसमें लड़की हूं, लड़ सकती हूं जो नारा प्रियंका गांधी ने दिया था, तो हो सकता है कि महिलाओं के लिए कुछ विशेष यहां पर ऐलान किए जाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और अलग अलग जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष आज केदारनाथ सीट, अगस्त्य मुनि क्षेत्र में जनसभा करेंगे। इसके बाद चौबट्टा खाल और कोटद्वार में प्रचार अभियान को धार देंगे। वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह गोवा में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। पोंडा विधानसभा सीट और साउथ गोवा जिले की वास्को डिगामा विधानसभा सीट पर चुनावी सभा करेंगे। चलिए अब एक ऐसे प्रदेश की बात करते हैं जिसे शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन वहां एक ही दिन में 3 पिटाई के मामले सामने आए या ये कहें कि लिंचिंग के मामले सामने आए हैं, जो वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। हम बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, जहां के नीमच और गुना में भीड़ ने मोबाइल चोरों की बेरहमी से पिटाई कर दी। तो मुरैना में प्रेम प्रसंग के चलते कुछ लोगों ने एक शख्स को लाठियों से इतना पीटा कि वो आत्महरा हो गया। तस्वीरें आपके सामने है और मुरैना का क्षेत्र जो कहा जाता है वो काफ़ी प्रसिद्ध है गुंडागर्दी के लिए, रेत माफिया के लिए। चंबल का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रेम प्रसंगों के चलते एक युवक को इतना मारा गया कि उसे अधमरा कर दिया गया। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं,
कोई खौफ नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई डर नहीं, तो दूसरी तरफ गुना और नीमच में मोबाइल चोरी के शक में भीड़ कानून बन गई। नीमच के दारू गांव में 2 युवकों को खंभों से बांधकर पिटाई का वीडियो ये सामने आया, जो भी हम आपको दिखा रहे थे। और दोनों युवकों ने एक महिला से लूट करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया, खंभे से बांधकर पिटाई कर दी। दोनों युवकों को बांधा गया। बीजेपी का झंडा भी खंभे पर लगा हुआ है। आसपास भीड़ जमा है और उसी भीड़ में मौजूद कुछ लोग उन पर थप्पड़ों की बरसात कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के नीमच का मामला है, कटनी के पास ही लगता है, और यहां जोरदार पिटाई भीड़ में की गई। और ये तस्वीर है मुरैना की, प्रेम प्रसंग का मामला था। प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था, लेकिन लड़की के घर वालों ने उसे पकड़ लिया, फिर उसके हाथ बांधे, डंडों से पीटना शुरू किया और शख्स उस पर डंडे बरसा रहा है, उसको पीट रहा है। ये तस्वीर में दिख रहा है। मुरैना का ये मामला, ग्वालियर के पास मुरैना चंबल क्षेत्र, और बालू माफिया यहाँ पर काफ़ी हावी है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की क्या व्यवस्था है, कानून की क्या व्यवस्था है, वो भी ज़रा आप देख लीजिए। अब नीमच मुरैना के बाद आपको तस्वीर दिखाते हैं गुना की। गुना से रूह कपा देने वाली वीडियो सामने आई है, जहां भीड़ ने एक शख्स को पहले तो निर्वस्त्र कर दिया, फिर उसके बाद बेरहमी से पिटाई कर दी। लोगों का आरोप है कि युवक ने चोरी की कोशिश की थी, हालांकि युवक खुद के बेकसूर होने की बात कह रहा है। लोगों से अपने कपड़े वापस मांग रहा है, लेकिन भीड़ उस पर डंडे से वार करती जा रही है। गुना वही जगह है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार सांसद चुन के आते हैं, लेकिन पिछली बार सांसदी नहीं जीत पाए और हार का सामना करना पड़ा उन्हें। चलिए अब डेरा सच्चा सौदा की बात करते हैं। प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम की, जो परसों ही रोहतक की सुनारिया जेल से 21 दिन की फरलो पर बाहर आया है, और उसके जेल से बाहर आते ही पंजाब में सियासी सरगर्मी तेज हो गई। सवाल तैरने लगे कि इस बार राम रहीम का डेरा किसके साथ है। तो 4 साल 5 महीने और 15 दिन बाद डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया, और 21 दिन के फरलो पर बलात्कार का दोषी राम रहीम जब जेल से छूटा तो गुरुग्राम तक ले जाने के लिए उसी पुराने अंदाज में काफिला भी साथ नजर आया। दो 2017 से उम्र कैद की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को फरलो मिलना है तो कानूनी प्रक्रिया, लेकिन उसके जेल से बाहर आते ही पंजाब में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। शिरोमणि अकाली दल ने इसे बीजेपी की चुनावी साजिश कहा, तो सुखबीर सिंह बादल को इसका जवाब भी मिला। बीजेपी की चाल है इलेक्शन स्टंट, पंजाब की जनता सारा कुछ जानती है। बीजेपी देखो बीजेपी की चाल क्या हो सकती है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं उसको अच्छा नहीं समझता, बस ये कह छोड़ना। हाँ। इस सियासी वार पलटवार के बीच इस समझने वाली बात यह है कि आखिर राम रहीम का पंजाब में कितना बड़ा कद है कि उसके बाहर आते ही ऐसी चर्चाएं तेज हो गई। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है। पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। इनमें से मालवा क्षेत्र की 69 सीट ऐसी है जहां डेरे का बड़ा असर माना जाता है। इस डेरे के ज्यादातर अनुयायी अनुसूचित जातियों से संबंध रखते हैं, और पंजाब की कुल आबादी में से करीब 32% आबादी अनुसूचित जातियों की ही है। जिसके वोट एक तरफा पड़ जाएं तो खेल बदल भी सकता है, जैसा कि पूर्व में पंजाब और हरियाणा में होता आया है। पंजाब में 2007 के विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने अपने अनुयायियों को कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार कई ऐसी जगहों से चुनाव हार गए जिन्हें अकालियों का गढ़ माना जाता था। हरियाणा में 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में डेरा सच्चा सौदा ने बड़ी भूमिका निभाई थी। 2017 के पंजाब चुनाव में डेरे के लोगों ने अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन का समर्थन किया था। हालांकि इस बार डेरा क्या फैसला लेगा
उसका ऊंट किस करवट बैठेगा ये अब तक साफ नहीं है। वहीं डेरे से जुड़ी पंजाब की संगत ने फिलहाल के लिए 45 मेंबर वाली कमेटी से विधानसभा चुनाव के लिए राय मांगी है और किसी भी फैसले के लिए 2 दिन इंतजार करने को कह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब बात कनाडा की करते हैं, जहां ट्रक ड्राइवर्स का विरोध प्रदर्शन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हालात ये हो गए कि कनाडा की राजधानी ओटावा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ओटावा शहर के मेयर जिम वॉटसन ने आपातकाल की घोषणा करते हुए कहा कि लोगों की सुरक्षा को लेकर अब गंभीर खतरा पैदा हो गया है। जहां तक नजर दौड़ाएं, ट्रक ही ट्रक खड़े हैं। सड़कों पर ट्रकों का रेला है। हर तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं। पुल पर दोनों तरफ का ट्रैफिक पूरी तरह थम चुका है। पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। ये मंजर अब शहरों में भी आम हो गया है। ये तस्वीरें हैं कनाडा की राजधानी ओटावा की। शहर हो या शहर के बाहर, आपको ट्रकों की लंबी लंबी कतारें नजर आएंगी। पहली बार देखने में तो लग रहा है कि कनाडा के ओटावा में भयंकर जाम लग गया। न कोई आ पा रहा और न कोई जा पा रहा। वैसे हम आपको बता दें कि ये जाम लगा नहीं है, ये जाम लगाया गया है। ये ट्रक यहाँ फंसे नहीं हैं, ये ट्रक यहाँ फंसाए गए हैं। कनाडा में कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने और कोरोना के चलते देश में लगे लॉकडाउन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। 100, 200 या 300 नहीं, हजारों ट्रक ड्राइवर्स अपने ट्रकों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और कनाडा की राजधानी ओटावा लगभग जाम हो चुकी है। ये विरोध पिछले 9 दिनों से चल रहा है, जो हर दिन आक्रामक होता जा रहा है। ट्रक ड्राइवरों के विरोध की वजह से ओटावा में आपातकाल यानी स्टेट ऑफ इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। ओटावा के मेयर ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदर्शन अब हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है। प्रदर्शनकारियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि पुलिस लाचार नजर आ रही है। करीब 5000 लोगों ने ओटावा में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। इस आंदोलन को फ्रीडम कॉन्वॉय नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत सीमा पार ट्रकों के लिए कोविड वैक्सीन अनिवार्यता के खिलाफ हुई। देखते ही देखते जो ट्रकों की एक विशालकाय रैली में बदल गया। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। प्रदर्शनकारियों ने 8 दिनों से ओटावा के डाउनटाउन कोर को बंद कर दिया है। ट्रूडो इन प्रदर्शनकारियों से मिलने से इनकार कर चुके हैं, जिसके चलते भीड़ पहले से ज्यादा उग्र हो गई है। Individuals are trying to blockade our economy, our democracy, and our fellow citizens' daily lives. It has to stop. बढ़ते प्रदर्शन के चलते ट्रूडो और उनके परिवार को गुप्तस्थान पर छिपने के लिए भागना पड़ा था। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अभी भी वो किसी सीक्रेट जगह पर हैं और किसी से मिल नहीं रहे हैं। कनाडा में आज ठीक वैसे ही हालात बन गए हैं जैसे किसान आंदोलन के दौरान भारत में बने थे। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भारतीय भी हैं जो कनाडा में ट्रक चलाते हैं। और आज अब उस गांव के दर्द की बात हम करेंगे जहां जिंदगी पीने के लिए पानी के लिए तरस रही है। सरकारी लापरवाही की वजह से गांव में 1 साल से पीने का पानी नहीं है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। और ये रिपोर्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जरूर देखनी चाहिए। ये जल के लिए जंग है, जीवन के लिए जंग है। यहाँ बिन पानी सब सून है। जल के लिए जिंदगी की ये जद्दोजहद हरियाणा के गांव की है, अंबाला के खासपुरा गांव की। यहाँ के लोगों की प्यास नहीं बुझ रही है। 1 साल से लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि गांव में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। 500 लोगों की आबादी वाले इस गांव में पानी की सप्लाई के लिए सिर्फ एक ही ट्यूबवेल लगा है, लेकिन 1 साल से ये भी खराब है।
शासन प्रशासन से कई बार शिकायत की जा चुकी है, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। ना तो ट्यूबवेल ठीक हुआ, ना ही नया लगा। इसलिए यहाँ जिंदगी जल के लिए भटक रही है। पीने का पानी बस कोई कहीं से ले रहा है, बेचारा गरीब आदमी। जितने भी हैं 2-4 नलके लगे हुए, किसी का चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है जी। बड़ी तंगी पड़ रही जी, पानी की तो बहुत परेशानी पड़ रही है गाँव में। 1 साल से ट्यूबवेल खराब हो रहा है जी। तो इस बारे में सरकार से बात नहीं करी आपने? सरकार कल बहुत घूम लीजिए, हम सारी तरफ जा लिए, कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं से। गांव के ही एक किसान अपने निजी ट्यूबवेल से लोगों को पानी पिला रहे हैं। इससे समस्या कुछ कम जरूर हुई, पर खत्म नहीं हुई। पानी के लिए इसी तरह लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। आए दिन झगड़ा होता है। 1 साल से बोर बिल्कुल ख़राब हो रखा है, तो सर पानी की बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो 6 महीने से हमारे अंकल जी हैं प्रविंदर सिंह जी, उन्होंने अपने खेत का पानी काट के गांव वालों को दे रखा है, ठीक है जी। तो उसके बाद इसका पानी बोरों पे लाइट नहीं आती 15-15 दिन 10-10 दिन। तो ऐसे ही कोई प्राइवेट बोर हैं जेडे लगे हुए हैं पहले, किसी के घर में कोई पानी नहीं देता, ऐसे लड़ाई होती है हर रोज़। जनानियाँ दूर दूर से पानी लेके अपना कोई बर्तन के लिए सारी चीज़ की ज़रूरत है घर में, दूर दूर से ढोरियाँ बाल्टियाँ गड़े लेके, और लड़ाइयाँ झगड़े हमेशा हो ही रहे हैं। गांव में पानी की इतनी विकट समस्या है, ये बात सांसद, विधायक से लेकर अधिकारी तक सब जानते हैं, पर समस्या का समाधान देने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। सरकारी तंत्र अंधा और बहरा बना हुआ है। जेआई पे भी गए थे जी हम, उन्होंने भी ये सप्लाई जोड़ी नहीं जी हमारे गांव की बोर के साथ। भी गांव को पानी देना है, एक्शन ने भी नहीं सुना और जेआई ने भी नहीं सुना जी हमारी। अब बहुत परेशानी है। ये उसी हरियाणा का हाल है जो विकास के मामले में खुद को नंबर 1 बताता है, लेकिन हकीकत सामने है। यहाँ जिंदगी पानी के लिए तरस रही है। हैरानी ये है कि सब कुछ जानते हुए भी सरकार 1 साल से गांव में पानी की किल्लत को दूर कर पाने में नाकाम रही है। ये दिक्कत कैसे दूर होगी, कब होगी, इस प्रश्न का उत्तर फिलहाल किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल लौटेंगे। 11 जिले